अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू चैनल बॉटनी विद किरण, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। सो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्मॉल पॉपुलेशन अप्रोच। अब हमने देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच को कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट किस तरह डील करते हैं। सबसे पहले डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच क्या करती है, फोकस किस चीज़ पे करती है? थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड पॉपुलेशन पे। थ्रेटेंड पॉपुलेशन कौन सी है? जो एंडेंजर्ड होने वाली है, और एंडेंजर्ड कौन सी है? जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। ठीक है, और ये भी शो कर रही हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी इनकी पॉपुलेशन भी जो है वो कम होती जा रही है। इवन इफ़ द पॉपुलेशन इज़ फॉर अबव इट्स मिनिमम वायबल पॉपुलेशन। मिनिमम वायबल पॉपुलेशन क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मिनिमम वायबल पॉपुलेशन वो होती है जिस पे एक स्पीशीज़ जो है वो अपना नंबर जो है उसको सस्टेन कर सकती है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्मॉल पॉपुलेशन अप्रोच, आज हम पढ़ रहे हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच। तो इन दोनों टर्म्स को आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब है कि वो उसका साइज़ स्मॉल है, नो मैटर कि वो डिक्लाइन हो रही है या नहीं। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है ना ये डिक्लाइन हो रही है। सो अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विच मे नॉट बी स्मॉल। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं है कि वो स्मॉल पॉपुलेशन होगी, एंड अ स्मॉल पॉपुलेशन विच मे नॉट बी डिक्लाइनिंग। और स्मॉल पॉपुलेशन जो है ऐसा नहीं है कि वो डिक्लाइन कर रही है। अब ज़रा हम इसको डिटेल में देखते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन अप्रोच क्या कहती है कि जो स्मॉलनेस है ना, यानी उसका नंबर कम है पॉपुलेशन का, वही रिस्पॉन्सिबल है एक्सटिंक्शन के लिए। यानी उसका नंबर कम है जिसकी वजह से उसकी एक्सटिंक्शन हो रही है। जबकि जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ना वो क्यों डिक्लाइन हो रही है? ये स्मॉल नंबर की वजह से नहीं, बल्कि ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक एरिया जो है ना वहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, फिर डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो जो स्पीशीज़ ट्रीज़ वगैरह पे रहती हैं उनका नंबर तो जो है वो कम हो जाएगा, अबंडेंस उनकी कम हो जाएगी। नो मैटर कि उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो कम हो, लेकिन उनका नंबर कम हो जाएगा। तो ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। अब स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए एनालिसिस के लिए? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच को हमने कैसे स्टडी करना है? सबसे पहले तो आपको ना काज का पता होना चाहिए कि किस काज की वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। जैसे हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इन्वेसिव स्पीशीज़ या जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सटिंक्शन की। अगर हम एग्जांपल हमने दी थी ब्राउन ट्री स्नेक की, वो हार्म कर रहा था नेटिव बर्ड स्पीशीज़ को। तो अगर हम उस ब्राउन ट्री स्नेक को एलिमिनेट कर दें तो हम जो नेटिव बर्ड स्पीशीज़ जिनका नंबर कम हो रहा है हम उनको रीस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच को स्टडी करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है काज, कि इसके डिक्लाइन के पीछे बेसिकली काज क्या है। उसके बाद वी कैन यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यानी हमें कैसे पता चलेगा पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म करनी है कि इधर जो पास्ट में उसकी अबंडेंस थी वो ज़्यादा थी और अभी जो स्पीशी है उसका नंबर कम है। यानी हमें ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये कंफर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास कि स्पीशीज़ जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं, उनका नंबर पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है। सेकंड हमने ये देखना है कि जो नेचुरल हिस्ट्री है उस स्पीशीज़ की या उससे रिलेटेड स्पीशीज़ की, हमने जो लिटरेचर है उसका रिव्यू करके हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी कंसर्न स्पीशीज़ है या इससे के जो रिलेटिव स्पीशीज़ हैं उनकी इन्वायरमेंटल नीड्स क्या क्या हैं, यानी कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उनको रिक्वायर हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब इस बात को माइंड में रखते हुए हमने हाइपोथेसिस बनाने हैं, यानी हमने तमाम पॉसिबल कॉजेज़ देखने हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ जो हैं वो डिक्लाइन का सबब बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक केस स्टडी करेंगे, डिक्लाइन ऑफ द रेड कोक्ड वुड पैकर। अच्छा, ये जो वुड पैकर है ना ये सिर्फ रहता है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका हैबिटेट बेसिकली क्या है? मैच्योर पाइन फॉरेस्ट्स। अब इन मैच्योर पाइन फॉरेस्ट पे ये क्या करता है? होल बना लेता है, ठीक है, रहने के लिए। ये होल जो होते हैं ना स्मॉल होते हैं, स्मॉल होल जो एंट्रेंस है ना उसके नज़दीक स्मॉल होल्स भी निकालता है। यानी एक तो बिग होल होता है ना
जहाँ पे उसने रहना होता है बेसिकली। अच्छा, ये क्या करते हैं, एक लार्ज होल है तो उसकी क्या करते हैं, स्मॉल होल जो होते हैं ना वो बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल होल जो होते हैं ना, इनका फ़ायदा क्या होता है कि ट्री से जहाँ पे होल बनता है वहाँ से रेजन्स निकलते हैं, और रेजन्स का क्या काम होता है कि वो प्रेडेटर्स वगैरह को नहीं आने देते इनके नेस्ट के करीब, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला जो था ना इनके हैबिटेट के लिए, वो ये था कि पाइन फॉरेस्ट आपको पता है बहुत उनकी लेंथ होती है, तो इस निचले हिस्से में वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेजिटेशन होगी तो बर्ड्स जो है ना वो नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने फ्लाई करना होता है, ठीक है, और उनको क्लियर एरिया चाहिए होता है फ़्लाइट के लिए। यहाँ पे देखें ना, स्ट्रेट ये एरिया जो है ना इनका आइडियल हैबिटेट है। अगर इस तरह की वेजिटेशन हो जाएगी तो वो इस हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर इनके डिक्लाइन का क्या था, डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ सूटेबल हैबिटेट। दो वेज की वजह से, लॉगिंग की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से। लॉगिंग बेसिकली क्या होता है, वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पे, तो ये जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन गया था। और एग्रीकल्चर की वजह से उन्होंने लैंड को क्लियर किया तो हैबिटेट जो है वो इनका कह लें ख़त्म हो गया। अब इन दो फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट ने ना सोचा कि हैबिटेट को रिस्टोर कैसे करना है। सबसे पहले रिस्टोरेशन के लिए क्या किया गया कि हमने पहले देखा कि बर्ड्स जो है ना वो अपना नेस्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लेते हैं। क्या किया गया कि उनको ना आर्टिफिशियल कैविटीज़ बना के दी गई, कैविटीज़ प्रोवाइड की गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली 20 साइट्स जो हैं वो बनाई गई, और रिजल्ट्स जो हमारे पास आए ना 18 में से 20 साइट्स जो है ना उस पर वुड पैकर्स ने ना रहना शुरू कर दिया, उन्होंने एज ए नेस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि इस स्पीशीज़ को हम इस तरह कंजर्व कर सकते हैं कि हम इसको नेस्ट बना के दें और उस जो बने हुए नेस्ट हैं उनकी डिस्ट्रक्शन ना होने दें, तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगी। ये थी हमारी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच।